हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 28 अक्टूबर है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो लक्षद्वीप का जो थुंडी बीच है, उस थुंडी बीच को मिनिकॉय का थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिस बीच पे, यानी कि जिस समुद्र तट पे साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, वहाँ पे गंदगी और प्रदूषण नहीं होता है, उसे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। और जब ये शुरू हुआ था, यानी इसको जब ये सर्टिफिकेशन देना शुरू किया गया था, तो उस टाइम सिर्फ यूरोप के जो देश थे उन्हें दिया जाता था। यूरोप में जो बीज थे उन्हें दिया जाता था। और 2001 से इसे यूरोप के बाहर के जो बीज थे, जैसे कि इंडिया में हुआ या फिर और किसी कंट्री में जो बीज है, उन सबको मिलना शुरू हुआ 2001 से। तो इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी, जिसमें सिर्फ यूरोप में दिया जाता था, और 2001 से यूरोप के बाहर के देशों को भी दिया जाने लगा। और ये डेनमार्क की एक संस्था है, ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये डेनमार्क की एक संस्था है FEE, उसके द्वारा दिया जाता है। FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो इसी संस्था के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये संस्था किस देश से रिलेटेड है, तो ये डेनमार्क से रिलेटेड है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत 1985 में हुई थी। और उस टाइम सिर्फ यूरोप के जो बीज थे उन्हें दिया जाता था, और 2001 से इसे यूरोप के बाहर के बीज को भी दिया जाने लगा। और अभी भारत में ऐसे कितने बीच हैं जिन्हें ये दिया गया है, तो भारत में अभी टोटल 12 बीच हैं, यानी 12 समुद्र तट हैं जिन्हें कि ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो ये कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तो भारत में 2020 में 8 बीचों को दिया गया। सबसे पहले जब ये दिया गया था, तो ये कब दिया गया था, तो भारत में सबसे पहले 2020 में दिया गया था। और एक साथ आठ समुद्र तटों को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। तो कौन कौन से समुद्र तट थे और कहाँ के हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें था एक शिवराजपुर बीच, ये गुजरात का है। और घोगला, ये दीव का बीच है। और पदुबिद्री, ये कर्नाटक का बीच है। और गोल्डन, ये उड़ीसा का बीच है, जो अभी पुरी में है। उड़ीसा का बीच है, पूरी उड़ीसा में। गोल्डन उड़ीसा का, पूरी उड़ीसा का बीच है, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कप्पड़, यह केरल का बीच है। बीच यानी कि समुद्र तट, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कासरगोड, कर्नाटक। रुषिकोंडा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है AP, यानी कि आंध्र प्रदेश। और राधानगर, अंडमान निकोबार का बीच है। और ये तो 2020 में 8 बीचों को दिया गया था, और 2021 में 2 बीचों को दिया गया। ये 2 कौन कौन से हैं, तो ये है एक कोलम, और ये कोलम कहाँ का है, तो कोलम बीच है तमिलनाडु का। और एक बीच है ईडन, और ये ईडन है पुदुचेरी का बीच है। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और अभी जो 2 और दिया गया है, ये दोनों लक्षद्वीप के बीच है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाती है, देखिए। यह लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूटी है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। और लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सह अध्यक्षता में कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। तो इसकी सह अध्यक्षता किसने की है, तो भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी सह अध्यक्षता की है। और इसकी ये कृषि वानिकी पर ये कौन सी बैठक थी, तो 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक थी। अब आसियान के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और कहाँ पे इसका गठन किया गया था, तो इसका गठन हुआ था बैंकॉक। और ये बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसके सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव का नाम है लिम जोक होई। जब इसकी स्थापना हुई थी, आसियान की जब स्थापना हुई थी,
तो इस समय इसमें 5 संस्थापक देश थे। ये 5 संस्थापक देश कौन कौन से थे? तो ये 5 संस्थापक देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। और अभी वर्तमान में इसमें टोटल 10 सदस्य देश हैं। और ये 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ये 10 सदस्य देश हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई। ये टोटल 10 देश हैं जो कि आसियान के सदस्य देश हैं। और इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक देश कितने थे? तो इसके संस्थापक देशों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट है, अच्छा, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के पास थी? किस देश के पास है, यानी कि कौन सा देश इसकी अध्यक्षता 2022 में करने वाला है? तो 2022 में आसियान की जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसकी अध्यक्षता करेगा कंबोडिया। और 2023 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है इंडोनेशिया। तो 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया के पास है और 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। नेक्स्ट है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, असम राज्य ने ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य ने इसे शुरू किया है? तो इसे असम राज्य ने शुरू किया है, इसे आप याद रखिएगा। असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। अब असम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम वैभव, ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे कि रतन टाटा को दिया गया है। तो असम वैभव कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे रतन टाटा को दिया गया है। और असम सरकार ने सचिवालय में लंबित फाइलों को निपटाने के लिए एक परियोजना शुरू किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सद्भावना परियोजना। और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच नामसाई घोषणा हुआ था। तो ये घोषणा क्यों किया गया था, नामसाई घोषणा? तो ये किया गया था सीमा विवाद को निपटाने के लिए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा विवाद है उसे निपटाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नामसाई घोषणा किया था। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आरोहण। तो ये भी असम में शुरू हुआ था और ये क्या है? तो ये 4 वर्षीय मेंटरशिप कार्यक्रम है। असम में शुरू किया गया 4 वर्षीय मेंटरशिप कार्यक्रम है प्रोजेक्ट आरोहण। और मिशन भूमिपुत्र, तो यह भी असम में शुरू किया गया था, मिशन भूमिपुत्र। और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। तो असम सरकार ने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र शुरू किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, ओडिशा के सीएम ने किसानों के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये इसका नाम क्या है? ये जो कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सफल। और किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के सीएम ने। किसके लिए? तो किसानों के लिए। अब इस सफल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। तो ये लोन के लिए इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के सीएम ने। और किसको इसका लाभ मिलने वाला है? तो किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो अभी वर्तमान में उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। और अभी हाल ही में नई दिल्ली में कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन पटनायक जी को दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसे नवीन पटनायक को दिया गया है, उड़ीसा के सीएम को दिया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर, फरवरी 2023 में फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा फिजी में। और फिजी में एक जगह है जिसका नाम है नाडी। तो उसी स्थान पे इसका आयोजन होने वाला है, फिजी के नाडी में ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होने वाला है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को। और कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आयोजित हुआ था नागपुर में, भारत के नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का कब से कब तक? तो 10 से 12 जनवरी 1975 को इसका आयोजन हुआ था। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है भारत में। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये 1953 में मनाया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। तो विश्व में सबसे अधिक कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती हैं? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान पे है इंग्लिश, सबसे अधिक इंग्लिश बोली जाती है। दूसरे स्थान पे है मंदारिन, ये चाइनीज भाषा है और दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे है हिंदी।
तो हिंदी तीसरे स्थान पे है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पे है। फर्स्ट पे है इंग्लिश और सेकंड पे है मंडारिन। नेक्स्ट है 6 नंबर। 2022-23 के पहले 5 महीनों में नीदरलैंड चीन को पीछे छोड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। तो अभी नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पहले तीसरे स्थान पे चीन था, जिसे पीछे छोड़ करके भारत तीसरा बन गया है, और अभी चीन चौथे स्थान पे चला गया है। तो प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे यूएसए है, और दूसरे स्थान पे यूएई है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे स्थान पे अभी नीदरलैंड है, और चौथे स्थान पे चीन है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीदरलैंड की राजधानी, तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और इसकी मुद्रा है यूरो। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर है। न्यूयॉर्क में 2023 से दिवाली में स्कूलों की छुट्टी होगी। तो न्यूयॉर्क सरकार ने घोषणा किया है कि इसकी 2023 से जो दिवाली का त्यौहार आएगा तो उसमें स्कूलों में छुट्टी की जाएगी। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। तो न्यूजीलैंड की संसद में पहली बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। तो इसे आप याद रखिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और इसकी मुद्रा है डॉलर, और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है जेसिंडा आर्डन। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन होगा 16 नवंबर से। और इसका आयोजन क्यों किया जाएगा? तो इसके उद्देश्य है क्या, इस आयोजन का यानी कि काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान और प्राचीन सभ्यागत संबंधों को फिर से खोजना और बढ़ावा देना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जो सदियों पुराने प्राचीन सभ्यागत संबंध थे उनको फिर से खोजना और बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अभी भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे बंगाली फिल्म निर्देशक, और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पिनाकी चौधरी का निधन हुआ। ये कौन थे? तो बंगाली फिल्म निर्देशक थे। नेक्स्ट है जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित हाइड्रोजन परियोजना में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो जैक्सन ग्रीन एक संस्था है, यह राजस्थान में हरित हाइड्रोजन परियोजना में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का ईरान में 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे, और इनका एज कितना था? 94 साल की एज में इनका निधन हुआ है, और ये 70 साल से नहाए नहीं थे। ये काफ़ी गंदे आदमी थे, और इन पे एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उसका नाम क्या था? तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी। द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी। और इनका निधन हो गया है। ये बीमारी के डर से नहीं नहाते थे, इनको ऐसा लगता था कि नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो कुछ दिन पहले ईरान के कुछ लोगों ने इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के नहला दिया था, जिसके बाद ये बीमार पड़ गए थे, और उसके बाद इनका निधन हो गया था। और ये कहाँ के थे? अमो हाजी कहाँ के थे? तो ये ईरान के ही थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। लद्दाख ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। तो लद्दाख सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैं भी सुभाष। अब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि नेताजी पुरस्कार किसे दिया गया? तो नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे को दिया गया, और कोलकाता की एक संस्था है उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका हाल में निधन हो गया है, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है नेताजी पुरस्कार। और ये कब दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, उसी टाइम दिया गया था। इसे आप याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 23 जनवरी को मनाई जाती है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 23 जनवरी को ही ये भी दिया जाता है अवार्ड, 23 जनवरी को। तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये किसे दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में? तो ये विनोद शर्मा को दिया गया। ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं विनोद शर्मा, इन्हीं को ये दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में। और दूसरा है संस्थागत श्रेणी।
तो संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन विभाग को। तो 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। और ये दोनों अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि नेताजी पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दोनों 23 जनवरी को दिए जाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।